हेलो एवरीवन, दिस इज़ विष्णु लोअर। वेलकम टू रणथंबोर क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसी की सीरीज़ में हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। उसका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो बेसिक अपने पास में सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर सिविल इंजीनियरिंग की रूट्स की बात करें, अगर जड़ों की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर सिविल इंजीनियरिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो आपका होता है एनालिसिस या फिर डिज़ाइन। तो अगर मैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात करूँ, जैसे मैं अगर बोलूँ स्ट्रक्चर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे स्ट्रक्चर के ही टाइप है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ स्ट्रक्चर को तो दो मेन फंक्शन में डिवाइड कर सकता हूँ कि एक तो वो सब्जेक्ट हो गए जिसमें हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, और सेकंड दूसरी साइड वो सब्जेक्ट हो गए जिसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो अगर एनालिसिस की बात करें तो उसमें अपने पास में दो सब्जेक्ट रहते हैं, एक रहता है सोम और एक रहता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसको हम लोग टोस भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। और सेकंड पार्ट में हमारे पास में डिज़ाइन के दो पार्ट रहते हैं, आरसीसी जिसको डीसीएस भी बोलते हैं, और एक स्टील एसएसडी जिसको स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के नाम से हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। तो मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट करना जा रहा हूँ वो है सोम। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि सोम का मतलब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अपने पास में स्ट्रक्चर के में एनालिसिस में आ गया। स्ट्रक्चर का जब एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहला जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए या डिज़ाइन के लिए एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो सब अगर मैं बात करूँ, टोस भी इससे इंटर रिलेटेड है, आरसीसी भी इंटर रिलेटेड है, डीएसएस भी इंटर रिलेटेड है। क्योंकि अगर आपको सोम के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसको इजीली हैंडल नहीं कर पाओगे, उन सारे न्यूमेरिकल को जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि एसएफडी हो गया, बीएमडी हो गया, एक टॉपिक और लिख देता हूँ मैं, इसमें मिस हो गया आपका, एसएफडी बीएमडी हो गया। एसएफडी बीएमडी अभी बात करेंगे हम लोग कि ये क्या है, एसएफडी एंड बीएमडी, इसकी भी बात करेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये वन बाय वन हम लोग पढ़ते रहेंगे। आज अपना जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा। तो इंट्रोडक्शन सोम है क्या बेसिक। तो सोम को अगर मैं सोम, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये पार्ट है बेटा, ये सोम के पार्ट नहीं है, ये मैकेनिक्स के पार्ट है ना। ये किसके पार्ट है, ये मैकेनिक्स के पार्ट है, मैकेनिक्स के पार्ट है। मैकेनिक्स के तीन पार्ट होते हैं बेसिक अपने पास में। मैकेनिक्स के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला ईएम होता है, सेकंड सोम होता है, थर्ड एफएम होता है। ईएम मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है, ओनली मैकेनिक्स का मतलब होता है कि जहाँ हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं, अगर कोई फोर्स से उसमें क्या रिएक्शन आ रहे हैं, कितने डिफ्लेक्शन जा रहा है, क्या स्ट्रेस आ रहा है, कितना स्ट्रेन आ रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है तो कितना आ रहा है, स्लोप आ रही है तो कितना आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है तो कितना आ रहा है, ये सारे मैकेनिक्स मतलब फोर्स के, जब मैं किसी पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं किसी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। तो मैकेनिक्स के तीन पार्ट हो जाएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम एंड एफएम। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम पहले पढ़ लेते हैं सोम से पहले से। इसमें पूरी की पूरी लगभग 80 से 90% फिजिक्स रहती है अपनी, जितनी की जितनी फिजिक्स पढ़ते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स से रहते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम एंड एफएम का डिफरेंस समझा देता हूँ मैं एक एक लाइन में आप लोगों को। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी का स्टडी किया जाता है। रिजिड बॉडी मतलब जिसमें मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन उसमें कोई विजिबल चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूँ, उधर धक्का मार रहा हूँ, लेकिन वॉल आगे उधर नहीं जा रही, तो ये मेरे लिए रिजिड बॉडी हो गई। मेरे लिए रिजिड क्योंकि उसमें कोई, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ उसके थ्रू उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, तो वो होती है रिजिड बॉडी। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं। सेकंड हम आते हैं सोम पे। तो सोम का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और ये सिमिलर आपका जब मैकेनिकल में जाता है तो उसको बोलते हैं मोस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं वहाँ पर। तो सोम एंड मोस दोनों सेम, डिटो सेम रहते हैं। कुछ टॉपिक इधर से एक दो टॉपिक ऊपर से नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। जो मैकेनिकल के वाले अगर मोस पढ़ना चाहिए तो उनके लिए भी ये सेम कंटेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सोम में क्या रहता है, सोम में ये रहता है कि जैसे मेरे पास में, इसमें मैंने रिजिड बॉडी का बताया आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। सोम में रहता है कि अगर आप सोम में स्टडी कर रहे हो तो आपकी जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो उसमें इलास्टिक एंड प्लास्टिक प्रॉपर्टीज आती है। मतलब जैसे मेरे पास में कोई प्लास्टिक की बोतल है तो मैं उसको ऐसे दबाऊंगा तो वो क्या होगा कि एक ऐसे दबा के छोड़ दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है, तो वो इलास्टिक हो गया। और बहुत ज़्यादा पुश कर दूंगा, एकदम ज़्यादा दबा दूंगा, तो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी उसमें वापस रीगेन नहीं कर पाएगा, वापस नहीं जा पाएगा, तो उसको प्लास्टिक बोलते हैं। मतलब इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज़ की स्टडी की जाती है सोम में। एफएम एक अलग सेपरेट पार्ट है जो हम लोग इसी के साथ में सोम, जब सोम पढ़ते हैं उसके सिमिलर अपना दूसरा सब्जेक्ट एफएम चलता रहता है। तो एफएम का मतलब होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपकी ये लिक्विड एंड गैसेज की स्टडी करते हैं। तो एफएम को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमने पढ़ लिया, अब अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सोम पे, ठीक है। सोम पढ़ेंगे। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एफएम का मतलब समझा दिया। एफएम हम लोग अलग स्टडी करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम सोम पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं, और सोम के बाद में इससे जितने भी जो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, डिजाइन के लिए, एनालिसिस के लिए, चाहे उसको टोस बोल दो, स्ट्रक्चर एनालिसिस बोल दो, डीसीएस बोल दो, आरसीसी, स्टील, ये सारे सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड हो गए। क्योंकि अगर आपको एसएफडी नहीं आ रहा है, बीएमडी नहीं आ रहा है, आपको रिएक्शन फाइंड आउट करने नहीं आ रहे हैं, तो आप ये आगे वाले सब्जेक्ट जो मेन कोर सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें
वन ऑफ सब्जेक्ट है ये सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके अब इतने टॉपिक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आता है कि कौन से टॉपिक बेसिक कंसिडरेशन में आते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ये हमेशा आपको सोम की बुक में मिलेंगे। जैसे आजकल कुछ न्यूज़ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से ये मैकेनिक्स में डाल दिया गया है, बट ये मैकेनिक्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जितनी भी ऑथेंटिक बुक देखोगे मैकेनिक्स की उसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नहीं मिलता है, क्योंकि ये इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज़ पे काम करता है, तो हम लोग वहीं स्टडी करते हैं। कंपाउंड स्ट्रेस में पढ़ेंगे, टॉर्जन में पढ़ेंगे, प्योर बेंडिंग, डिफ्लेक्शन, कॉलम एंड एसएफडी बीएमडी, इतने मेन चैप्टर रहेंगे। इसके अलावा भी छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, फ्रिक्शन हो गया, जो ईएम में भी चले जाते हैं और इसमें भी चले जाते हैं। अगर हमें आगे टाइम मिलता है, अगर इस सीरीज़ को आगे हम फॉरवर्ड करते हैं तो हम लोग स्प्रिंग भी पढ़ लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करूँगा। उससे पहले आप लोग एक बार फिर वापस देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसमें अलग से स्ट्रेस ये इंटरनल क्वांटिटी है, मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल खुद की प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं स्ट्रेस बेसिक, अगर स्ट्रेस को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करूँगा मैं? जैसे आपकी बुक्स में लिख रखा होगा लोड अपॉन एरिया, बट वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, थोड़ा गलत हो जाता है सेंस में। गलत कैसे हो जाता है कि स्ट्रेस होता है वो लोड अपॉन एरिया नहीं होता है। लोड अपॉन एरिया या फिर फोर्स अपॉन एरिया ये प्रेशर को डिफाइन करता है। अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंट लोड, रेजिस्टेंस होना चाहिए वहाँ से। अगर किसी का मैं लगा रहा हूँ या लोड लगा रहा हूँ उसमें कोई रेजिस्टेंट नहीं आ रहा ना, तो वहाँ स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। लेकिन मैं लोड लगा रहा हूँ और ये वॉल पीछे नहीं जा रही, इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रेस आ रही है। स्ट्रेस मतलब उसको रेजिस्ट कर रहा है कोई ना कोई, ठीक है, तो वो हो जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है कि प्रेशर के, अगर मैं दूसरी वर्ड में बोलूं कि ये प्रेशर का रिएक्शन है एक टाइप से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रेशर में लगाऊंगा। प्रेशर क्या विजिबल क्वांटिटी है। अगर मैं किसी पे प्रेशर लगा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, इतना लोड लगा रहा हूँ, अपन जो एरिया होगा वो उसका प्रेशर हो जाता है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस मुझे दिखता नहीं है कि कैसे स्ट्रेस लग रहा है। स्ट्रेस कोई बॉडी होती है वो लगाती है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन इंटरनल क्वांटिटी होती है। स्ट्रेन की भी बात करेंगे हम लोग। स्ट्रेन क्या होता है? कंपाउंड स्ट्रेस में क्या होता है कि इसके प्रिंसिपल आ जाएंगे, प्रिंसिपल प्लेन की बात करेंगे, माइनर स्ट्रेस की बात करेंगे, मेजर स्ट्रेस की बात करेंगे। टॉर्जन एक अलग प्रॉपर्टी हो जाती है, जैसे मूवमेंट होता है। अगर मूवमेंट आपका एक्सियल मूवमेंट होता है, जैसे मान लो मेरे पास में सिंपल एक कोई भी बीम है, मैं लोड लगा रहा हूँ तो ये ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगा या फिर बेंड होगा। अब हमें जब हम करते क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें जब पता लग जाएगा कि बेंड होगा तो हम उसको काउंटर करवा देंगे। काउंटर करवा देंगे मतलब उसका रेजिस्ट करवा देंगे कि भाई इतने लोड पे बेंडिंग हो सकता है, अपना बेंडिंग नहीं होना चाहिए, तो हम पहले बेंडिंग मूवमेंट वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बेंडिंग और ट्विस्टिंग, टॉर्जन, टॉर्क, तीन वर्ड होते हैं, तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं। जब हम बात करेंगे तब इसको अलग अलग बात कर लेंगे। टॉर्जन क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ट्विस्टिंग क्या होता है। वैसे तीनों को सिमिलरली यूज कर लिया जाता है, बट तीनों में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है। जब हम बात करेंगे तब बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ट्विस्टिंग, थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्विस्टिंग होता क्या है? ये अपन जैसे मान लो मैं लोड लगा रहा हूँ यहाँ पर, अब ये इसकी एक्सिस है, जो यहाँ पर लोड लगेगा तो ओनली मूवमेंट आएगा। लेकिन अगर इस एक्सिस के यहाँ पर लोड लगेगा ना, यहाँ पर इस साइड नीचे फल यहाँ पर, तब ये क्या होगा, इसको बेंड ऐसे तो होगा ही होगा, साथ में ये ऐसे ट्विस्ट भी होगा। उस वाले को हम टॉर्जन में पढ़ेंगे। प्योर बेंडिंग में क्या होता है कि जब देखो शियर फोर्स आएगा, इंटरनल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इंटरनल पैरामीटर्स क्या क्या होता है, एक्सियल फोर्स हो गया, शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मूवमेंट हो गया, ट्विस्टिंग मूवमेंट हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हमें मटेरियल की फाइंड आउट करनी पड़ती है कि मटेरियल कितना शियर फोर्स लगा पाएगा, कितना टीयर ऑफ हो पाएगा, कितना उसकी टेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, शियरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, ये अलग अलग हम पढ़ते रहेंगे। प्योर बेंडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे शियर फोर्स जीरो हो जाता है, ओनली बेंडिंग लगती है। इसका केस होता है ओवरहैंग वाला, एक स्टैंडर्ड केस लेते हैं, उसी से समझते हैं। और भी बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन हम जनरली आप डेफिनेशन जब इसको डिफाइन करते हो तब एक ओवरहैंग का केस लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका शियर फोर्स जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो एकदम लीनियर होगा, उसमें मतलब कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वहाँ पे प्योर बेंडिंग होगी, शियर फोर्स आपका जीरो हो जाता है। डिफ्लेक्शन निकालेंगे। डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? अगर हमें पता लग जाता है कि डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, तब हम लोग डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं उसमें, और वो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। डिफ्लेक्शन मतलब उसकी मटेरियल की देख लेंगे कि उसका यंग्स मॉडुलस कितना है, उसका उसमें कॉन्क्रीट कौन सी यूज कर रहे हैं, उसमें आपका आरसीसी बार का किस स्ट्रेंथ क्या है, सारी यूज करके फिर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर कॉलम भी पढ़ेंगे, जैसे बीम पढ़ लिया, कॉलम पढ़ लेंगे। कॉलम और बीम क्या होता है? बीम अपने पास में हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, कॉलम होता है वो वर्टिकल मेंबर होता है। वर्टिकल मतलब कॉलम कैसा, कंप्रेसिव लोड लेता है। और बीम में दो सेक्शन बनते हैं, ऊपर वाला अपने पास में कंप्रेसिव जोन में होता है, नीचे वाला आपका टेंसाइल जोन में होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील बार होती है उसको नीचे प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि नीचे वाला पार्ट टेंसाइल में जाता है, और स्टील बार होती है जो रेनफोर्समेंट बार्स होती है वो क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में मजबूत होती है, इसलिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ में स्टील का यूज़ करते हैं। फिर एसएफडी बीएमडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एसएफडी बीएमडी। ये लास्ट में लिख दिया मैं, पहले मिस हो गया था, स्किप हो गया था, बट इसको हम पहले पढ़ लेंगे। एसएफडी बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक एएफडी भी होता है लेकिन वो हमारे इतना कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता, एक्सियल फोर्स डायग्राम। हम सिंपल एसएफडी बीएमडी, इसी पे सारा डिपेंडेंट रहेगा। अगर आप स्टील पढ़ोगे तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसीसी पढ़ोगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर लेते हैं आज हम लोग थोड़ी और, बाकी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ।
देखो स्ट्रेस स्ट्रेन को मैं डिनोट कर देता हूँ। स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन को डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, ठीक है। सिग्मा एंड ई, सिग्मा मतलब आपका स्ट्रेस, ई मतलब आपका स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस को डिफाइन करूँ, मैंने स्ट्रेस को बता दिया कि ये इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल की। जब मैं लोड लगाता हूँ तो उस लोड को जितना रेजिस्ट कर रहा है उस रेजिस्टेंस लोड पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो पी अपॉन ए। और प्रेशर का जब फॉर्मूला लगता हूँ प्रेशर का, इसको मैं एफ लिख लेता हूँ क्योंकि मैं प्रेशर को भी पी से डिफाइन करूँगा, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ता। एफ अपॉन ए लिख दिया, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों एफ अपॉन ए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, और ये होता है इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। तो हमेशा आप इंटरनल फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स बोलो जो मटेरियल खुद लगा रहा है। प्रेशर तो मैं लगा रहा हूँ, और जो प्रेशर की वजह से या जो लोड की वजह से जो मटेरियल लगा रहा है, जो बॉडी लगा रही है, जो आपका जो थिंग है जिस पर आप अप्लाई कर रहे हो वो लगा रहा है, तब स्ट्रेस कंसिडरेशन करते हैं। अब अगर ये मैं यहाँ से यूनिट निकालना चाहूँ तो प्रेशर की यूनिट मुझे पता है पास्कल होती है, तो पास्कल लिख सकता हूँ मैं। पास्कल डिनोट करते हैं पी ए से। 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे ही इसकी सारी यूनिट हो जाएगी, क्या क्या यूनिट हो जाएगी आपकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यूटन को मैं न्यूटन लिख सकता हूँ, किलो न्यूटन लिख सकता हूँ, मीटर की जगह मीटर, एमएम, सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकता हूँ, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पीए पास्कल भी लिख सकता हूँ, एमपीए, मतलब ये सारे डिनोटेशन है जो धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे, न्यूमेरिकल वाइज वेरी करता है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक जगह पीए यूज़ कर रहे हो, पास्कल यूज़ कर रहे हो, तो सब जगह पास्कल यूज़ करना है। अगर एक जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज़ कर रहे हो तो सब जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज़ करना है। आप मीटर को कहीं पर मीटर, या अगर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ले रहे हो तो आपको सारी वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लेनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे स्ट्रेस की एक छोटी सी बात हो गई, और बाकी स्ट्रेस को डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार स्ट्रेन और स्ट्रेस को ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। अभी स्ट्रेन बताता हूँ, स्ट्रेन होता क्या है। स्ट्रेन क्या होता है कि जैसे आप लोग फंक्शन देखो ना, हुक्स लॉ आएगा, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हुक्स लॉ होगा, उससे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे ये मेरे पास में कोई भी बॉडी है, इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ, इसकी लेंथ है आपकी एल लेंथ कंसीडर कर लिया मैंने। अब इस पर मैं कोई लोड लगा रहा हूँ, टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ, यहाँ से पी लोड लगा रहा हूँ, यहाँ से पी लोड लगा रहा हूँ, या इस साइड से फिक्स भी हो सकता है, अपने आप पी लोड लगेगा ही लगेगा। जब एक साइड फिक्स है, एक साइड से खींच रहा हूँ तो दूसरी साइड भी टेंशन लगेगा, ठीक है। तो ये पी लोड लगा दिया। अब इस लोड के थ्रू क्या होगा कि इस बॉडी में इंक्रीमेंट होगा या चेंज होगा, क्योंकि ये टेंसाइल लोड है तो इंक्रीमेंट होगा या इंक्रीमेंट होने की ट्राई करेगा। मतलब इंक्रीज हो सकता है, लेंथ इंक्रीज हो सकता नहीं हो, बट वो जो लोड है वो कोशिश करेगा कि उसको मैं खींच डालूं, उसमें इंक्रीमेंट थोड़ा सा ना थोड़ा डाल दूं, ठीक है। अगर ये कंप्रेसिव लोड होता तो क्या हो जाता है? डिक्रीमेंट हो जाता है, डिक्रीज हो जाती लेंथ। अब मैं मान लेता हूँ ये इसकी पहले की पोजीशन थी, बिफोर पोजीशन, और बाद में क्या हुआ कि ये इसकी जो बॉडी थी इसकी लेंथ से थोड़ी सी चेंज हो गई, और डेल एल इसमें एक्सटेंशन आ गया, इंक्रीमेंट आ गया, इलोंगेशन आ गया। ये पी लोड लग रहा था यहाँ पे, पी। मैं इसको अभी हिडन लाइन बना देता हूँ क्योंकि ये पहले बॉडी थी और अभी ये ओरिजिनल पोजीशन ये है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा कि ये चेंज, ये तो एल है ही, टोटल लेंथ एल है ये तो आपके पास में, और ये डेल एल आ गया। डेल एल की किसके थ्रू आया? इसकी जो मैंने लोड लगाया उसके थ्रू आपका डेल एल चेंज आ गया। तो स्ट्रेन क्या होगा? ई इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, मतलब स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, एक टाइप का रेशियो है, और मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एमएम से एमएम कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये कैसी यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस का बेसिक फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। ये स्ट्रेन हो गया। अब दूसरी इक्वेशन जो इन दोनों में आपस में इंटर रिलेट करेगी वो आता है हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ पढ़ने से पहले मैं एक बार वापस स्ट्रेस पे चलता हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन का बेसिक फंक्शन समझा दिया। अब स्ट्रेस होता क्या है? देखो, स्ट्रेस समझ लिया कि हमने रेजिस्टेंस लोड पर यूनिट एरिया जो इंटरनल क्वांटिटी है, और दूसरी एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्ट्रेस आपकी ना स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी, ये टेंसोर क्वांटिटी है। टेंसोर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि जिसमें मतलब आपका इसमें डायरेक्शन इसका वेक्टर रूल फॉलो नहीं करते हैं। मतलब अगर मेरे को अलजेब्रिक सम करना है उसका, तो वो जो मैं ट्राइंगल लो, जो पैरेललोग्राम, जो वेक्टर मैं फॉलो करवाता हूँ वो इसमें फॉलो कर नहीं करता, बस इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ना तो ये स्केलर है ना आपकी ये वेक्टर है, ये टेंसोर क्वांटिटी है, ठीक है। टेंसोर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? टेंसोर क्वांटिटी है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता रहता है आपका राजस्थान जेईएन, या आप अपना जैसे आजकल का जो पैटर्न चेंज हो गया है यूनिवर्सिटी का, उसमें भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज लिखो, तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिखनी। अब स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेस कितने टाइप्स का होता है। तो स्ट्रेस को एक बेसिक में टाइप कर लेता हूँ कि लोड की नेचर के हिसाब से 2 टाइप से होंगे। 2 टाइप से कौन से होंगे? एक टेंसाइल स्ट्रेस होगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। जब जो बॉडी होगी उस पर टेंसाइल लोड लगेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, और जब
कंप्रेसिव लोड लगेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, सिंपल आप लोगों को वो ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आपको स्ट्रेस को एक स्ट्रेस और होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया। नॉर्मल स्ट्रेस का क्या मतलब हो गया, जैसे कोई बॉडी है उसके जो नॉर्मल में वर्टिकली परपेंडिकुलर में कोई लोड एक्ट कर रहा है, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और जो लोड होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेस हो जाएगा। सिंपल सीधी बात है, जो लोड होगा और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जिस एरिया पे वो लोड लग रहा होगा, वो उसका नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। अब शियर स्ट्रेस क्या होता है, देखो शियर स्ट्रेस में बहुत कंफ्यूजन होता है। शियर स्ट्रेस का सबसे अच्छे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो मेरे पास में एक स्टील की प्लेट है, दूसरी स्टील की प्लेट है। मैंने इस प्लेट को क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे लगा के इसको वेल्डिंग करवा दी, या फिर बोल्टेड कनेक्शन, मतलब नट बोल्ट आते हैं, जो नट बोल्ट से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे नट बोल्ट लगा दिए, यहाँ पे नट बोल्ट लगा दिए, और उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको अब मैं दूसरी साइड से इसको इधर से लोड लगा रहा हूँ, इसको इधर से लोड लगा रहा हूँ। अब देखो इसमें कैसा मूवमेंट आएगा, जब मैं इधर से लोड लगाया, इधर से इस साइड से मैं इसको इस साइड से खींच रहा हूँ, इसको इस साइड से खींच रहा हूँ, तब ये दोनों एक दूसरे पे शियर करेगी, टेंजेंशियली करेगी। मतलब इस पे क्या होगा कि एक दूसरे पे ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों के बीच में, सरफेस के बीच में जो आपका स्ट्रेस जनरेट होगा उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर? पहला हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ लिया, टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ लिया, नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ लिया और शियर स्ट्रेस पढ़ लिया। फिर आपका 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ये आगे आगे आते रहेंगे। उस हिसाब से हम जब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की अपने पास में, जब ये पूरी चैप्टर खत्म होगा, पूरा यूनिट खत्म होगा, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेस के कितने टाइप है, स्ट्रेन के कितने टाइप है, स्ट्रेन बेसिक होता क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसके यूनिट के साथ, आपको जब यूनिट के साथ खेलना आ जाता है ना, तो आप डेफिनेशन आराम से लिख लेते हो, फॉर्मूला आराम से लिख लेते हो। आपको जो मेन फोकस रहना चाहिए वो हमेशा एसी, जैसे FM हो गया या फिर सोम हो गया, बेसिक 2 ही है। फिर आगे तो इतना ज़्यादा यूनिट का रहता नहीं है, क्योंकि यूनिट या फिर किलो न्यूटन, न्यूटन या फिर किलोग्राम या mm, सेंटीमीटर, ये 4-5 यूनिट आती है। बट सोम के हिसाब से आप देखो और FM के हिसाब से देखो तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो, पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो ओनली यूनिट से, ठीक है। तो दूसरा, अब हम एक आगे चल लेते हैं, एक स्टेप आगे लेते हैं। अब स्ट्रेन का क्या रहेगा, स्ट्रेस के टाइप पढ़ लिया हमने, स्ट्रेस का बेसिक टाइप हो गया। देखो अगर हम इसके बाकी एनालिसिस में जाएं कि सिग्मा F/A कैसे आया, वो भी सारा है, इसका डेरिवेशन है, इसका ऑथेंटिक कॉन्सेप्चुअल है कि F/A कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके में डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। हमने पढ़ लिया स्ट्रेस होता क्या है, उसकी यूनिट पढ़ ली, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ लिया, उस टेंसर क्वांटिटी है वो पढ़ लिया। उसके बाद आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। इसके बाद एक होता है एक्चुअल स्ट्रेस होता है, एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है। ये दोनों और डिफाइन कर देता हूँ मैं। एक्चुअल स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रेस में क्या होगा, देखो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई मैं जब लोड लगाऊंगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उस पर क्या करेगा, लोड एक्ट करेगा। अब एक्चुअल में इंजीनियरिंग में क्या फर्क हुआ कि मैं लास्ट में जब खींचूंगा तो ये एरिया डिक्रीज होगा ना बेटा। जब इसमें मैं लोड लगाऊंगा, टेंसाइल लोड लगाऊंगा, तो ये इसमें इंक्रीमेंट आएगा, और जब इंक्रीमेंट आएगा तो एरिया में क्या आएगा कि डिक्रीमेंट आएगा। इसकी लेंथ में जरूर इंक्रीमेंट आएगा, लेकिन जो इसकी लेटरल डायमेंशन होगी वो क्या हो जाती है, डिक्रीमेंट हो जाती है। तो इसके डिक्रीमेंट वाला एक्चुअल स्ट्रेस अलग होता है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस अलग होता है। एक्चुअल स्ट्रेस में अपने पास में क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने इसको खींचा तो पहले एरिया अलग था, अब एरिया अलग हो गया, तो वो एक्चुअल स्ट्रेस है। बट इंजीनियरिंग में हम प्रॉपर्टीज में जितने भी एनालिसिस करते हैं उसमें जो इनिशियल एरिया रहता है उसको ही फाइनल एरिया मानकर कंसिडर करते हैं, जबकि प्रैक्टिकल में देखें, रियल में देखें तो ऐसा होता नहीं है। तो एक्चुअल में इंजीनियरिंग में समझ में आ गया। इंजीनियरिंग में क्या रहेगा कि एरिया आपका थ्रू आउट जो इनिशियल पोजीशन में था वही फाइनल पोजीशन में चला जाता है, और एक्चुअल में क्या चला जाता है कि एक्चुअल में आपका जो इनिशियल एरिया है उसमें अगर टेंसाइल लोड लग रहा है तब तो उसका जो फाइनल एरिया होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा तब फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गए। अब हमने स्ट्रेस के टाइप पढ़ लिए, स्ट्रेस के कौन से टाइप करें, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। उसके बाद आपका लिख लेता हूँ मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। कंप्रेसिव, फिर आपका टेंसाइल, फिर आपका थर्ड हो जाएगा शियर, फोर हो जाएगा नॉर्मल, फिर आपका फिफ्थ में हो जाएगा आपका ये एक्चुअल, एंड सिक्स में हो जाएगा इंजीनियरिंग। देखो इसको अलग अलग बिहाफ पे अपन ऐसे करते हैं, ऐसे नॉर्मल जैसे मैंने लिखा है वैसे पूरा थ्रू आउट द क्लासिफिकेशन वैसा नहीं होता है। आपका कंप्रेसिव टेंसाइल ये आपका उस लोड के बेसिस पे होता है, शियर ये नॉर्मल और एक्चुअल ये एरिया के बेसिस पे होता है, एक्चुअल और इंजीनियरिंग होता है ये अपने पास में उस एरिया के बेसिस पे होता है। नॉर्मल और शियर होता है वो नॉर्मल जो लोड की जो उसकी नेचर है कि वो अप्लाई कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग टाइप है, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं
स्ट्रेन पे। इसके अलावा भी एक चीज़ में और जा सकते हैं, अगर आगे ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो एक में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि अगर ये जैसे अपने पास में कोई भी बॉडी है, इस पर अगर एक साइड लोड लग रहा है तो ये 1D स्ट्रेस हो गया, मतलब 1 डायमेंशनल स्ट्रेस। अगर दोनों साइड स्ट्रेस लग रहा है तो 2D, और जब 3D तीनों साइड में स्ट्रेस लग जाता है तब उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी वो भी कंसिडर कर सकते हैं, जो जनरलाइज हुक्स लॉ में पढ़ेंगे हम, तीनों साइड में क्या होगा, 2D में क्या होगा, 1D में क्या होगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब स्ट्रेन में हम लोग स्ट्रेन पढ़ लेते हैं। स्ट्रेन का देख लिया, अब स्ट्रेन का भी सेम होगा। स्ट्रेन में क्या होगा आपका कि अब जब आपका टेंसाइल लोड लगेगा तब इंक्रीमेंट होगा, और जो कंप्रेसिव लोड लगेगा तब डिक्रीमेंट होगा। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और वहाँ से यूनिट आपकी स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करोगे आप लोग। स्ट्रेन सिंपली आप जब किसी बॉडी पर एक्ट करते हो, कोई भी लोड लगाते हो, तो उस पर चेंज कितना आता है उसकी बॉडी में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में, उसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन भी हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगा, उस टाइप से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है, वो भी डिफाइन कर लेते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, इसके आगे जो टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक, वो आता है हुक्स लॉ। ये जो फर्स्ट यूनिट है स्ट्रेस स्ट्रेन, और जो सेकंड यूनिट थी अपने पास में कंपाउंड स्ट्रेस, मतलब पहली यूनिट को तो मैं एकदम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि जो पहली यूनिट के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, वो इसी फॉर्मूले के, इसी लॉ के अराउंड घूमेंगे। मतलब ये जो लॉ चलता रहेगा इसी के आसपास में सारे जितने भी फॉर्मूले होंगे, आपको दिखेगा कि इसमें भी हुक्स लॉ लग रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, देखो आप लोग हुक्स लॉ डिफाइन करते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ कैसे डिफाइन करते हैं। हुक्स ने सीधी सीधी चीज़ बोल दी थी। हुक्स ने एक बात बोल दी थी कि भाई आपका जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ये क्या होता है, माइल्ड स्टील का जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं ना, तो माइल्ड स्टील की जब नेचर देखते हैं, उसका जब बिहेवियर देखते हैं लोड के साथ, तब उसको जो हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं, तब उसमें एक लिमिट आती है, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, जो अपर यील्ड पॉइंट हो जाएगा, लोअर यील्ड पॉइंट हो जाएगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं सिग्मा प्रोपोर्शनल ई। अब मैंने इसको अगर प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट हटाऊंगा तो आपके पास में सिग्मा ई। अब ये जो ये आया इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, या फिर बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, कैपिटल ये बेटा ना, यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कुछ भी बोल सकते हो। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये आपका जो मटेरियल जो यूज कर रहे हो ना उस पर डिपेंड करेगा, कि आप स्टील यूज कर रहे हो, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो, सिल्वर यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो स्टील का जो होता है नॉर्मली 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², वो ई की वैल्यू होती है, ई एस की वैल्यू होती है। वैसे ही कंक्रीट का होता है, वैसे ही आपकी हर एक मटेरियल का रहता है। ठीक है, तो अगर मैं ई की वैल्यू लिख दूँ, ई की लिख देते हैं क्योंकि मैक्सिमम ई की यूज़ करते हैं। देखो जब तक आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तब तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तब आप लोगों को ये यूज़ करनी है, न्यूटन पर mm²। इसकी जगह एमपीए भी हो सकता है। एमपीए क्यों होता है, इसके पीछे तो छोटा सा कंसेप्ट है, मैं से ओरली बता देता हूँ आप लोगों को। mm² को जब मीटर में चेंज करोगे, एमपीए का मतलब हो गया मेगा पास्कल, और जब आप पास्कल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जब mm² को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लोगे 10⁻⁻⁶ होगा, ऊपर चला जाएगा मेगा हो जाएगा एमपीए, इसलिए हम मतलब न्यूटन पर mm² इक्वल टू एमपीए। एमपीए मतलब मेगा पास्कल। ठीक है, तो 2.1 × 10⁵ ये जब यूज करना जब आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और जब अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तब आप लोगों को वही वैल्यू रखनी है। इसके आसपास ही हो सकता है, क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 2.1 नहीं होगा, 2.0 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा कोई वैल्यू इसकी वेरी नहीं कर सकती, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, स्टील के लिए फिक्स वैल्यू रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब जो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या फॉर्मूला आएगा, सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, और स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस इक्वल होता है लोड अपॉन एरिया, नहीं लोड अपॉन एरिया नहीं, रेजिस्टिंग लोड अपॉन एरिया। हमें अपनी आदत चेंज करनी है, रेजिस्टिंग लोड अपॉन एरिया बोलना है। और ई होता है डेल एल अपॉन एल, चेंजिंग लेंथ। यहाँ से डेल एल मुझे निकालना है क्या, इस थ्रू आउट यूनिट में जितने भी आप डेरिवेशन देखोगे ना, सब में इस डेल एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो डेल एल क्या हो जाएगा आपका, पी एल अपॉन ए ई, बस ये फॉर्मूला जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी की पूरी सारी की सारी फॉर्मूले इसी में देखोगे, सारे यूनिट देखोगे, सारे जितने भी फॉर्मूले देखोगे वो इसी फॉर्मूले के अराउंड घूमेंगे। जहाँ पे भी इलोंगेशन पूछेगा, जहाँ पे भी चेंज इन लेंथ पूछेगा, चाहे वो सेल्फ वेट के थ्रू पूछे, चाहे उसमें एक्सटर्नल वेट लगा दिया, चाहे कुछ भी लगा दिया, वो उस पर इस पर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा जिसको हम थ्रू आउट आगे स्टडी करते रहेंगे। अब हमने बेसिक आपको पढ़ लिया। आज देखो, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ। हमने सबसे पहले देखा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स
अलग था, सोम अलग था, एफएम अलग था। मैकेनिक्स वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी बॉडी पे किसी भी बॉडी पे, किसी लिक्विड पे, किसी पे भी कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर वो थ्रू अपनी खुद की प्रॉपर्टी से मूव करता है या फिर उसमें कुछ चेंज आता है, जो भी उसकी स्टडी करते हैं उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। फिर उसके 3 पार्ट होते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम एंड एफएम। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी की स्टडी कर ली, सोम में हम इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी की स्टडी करते हैं, एफएम में फ्लूइड मैकेनिक्स जो अलग पार्ट आ जाता है, अलग सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें लिक्विड एंड गैसेस की स्टडी करते हैं। फ्लूइड का मतलब भी होता है लिक्विड एंड गैस, तो उसकी अलग से स्टडी करते हैं। हम लोगों ने सोम को देखा, उसमें बेसिक अपने पास में क्या क्या चैप्टर थे। पहला चैप्टर स्ट्रेस स्ट्रेन, सेकंड कंपाउंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसके बाद में हमें टॉर्जन पढ़ना है, उसके बाद एसएफडी बीएमडी पढ़ना है, उसके बाद प्योर बेंडिंग पढ़ना है, उसके बाद कॉलम पढ़ना है, उसके बाद आपका डिफ्लेक्शन इन बीम पढ़ना है, और लास्ट में अगर हमें देखते हैं आगे देखते हैं तो स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत पोर्शन देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। तो हमने स्ट्रेस में क्या पढ़ा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन को डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। स्मॉल ई ध्यान रखना है क्योंकि इसमें स्मॉल ई और कैपिटल ई दोनों एक ही साथ यूज हो रहे हैं एक क्वेश्चन में, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, स्मॉल ई से ही डिनोट करना है स्ट्रेन को, ठीक है। स्ट्रेस पढ़ा रेजिस्टिंग लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेन वहीं स्ट्रेन पढ़ा हमने चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस की यूनिट पढ़ी हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल या फिर पास्कल या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या न्यूटन को किलो न्यूटन लिख दो, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, रेशियो बन गया तो वो उस ट्रेन को। फिर स्ट्रेस के टाइप पढ़े, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और उसके बाद में स्ट्रेन में हम लोगों ने पढ़ा कंप्रेसिव हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा और वॉल्यूमेट्रिक हो गया, एरिया अगर 2D में लेंगे तो एरिया हो जाएगा, 1D में लेंगे तो लेंथ वाइज हो जाएगा, ये स्ट्रेन पढ़ लिया। थर्ड टॉपिक हमने हुक्स लॉ पढ़ा, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्मॉल ई, सिग्मा इक्वल टू ई किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पे आपका PL। अब ये है क्या, इसका एक थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। ई आपका यहाँ पे चलेगा एक्स एक्सिस पे और सिग्मा चलता है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो जो एक बार मैं थोड़ा सा बनाकर दिखा देता हूँ आपको, माइल्ड स्टील का कर्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका थ्रू ऑफ अगर कहीं पे भी वाई इंटरव्यू चल रहा है तो आपका सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये क्वेश्चन आएगा, मतलब पूछ लेते हैं वो ज़्यादातर कि माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बना कर देखो, तो इस टाइप का कुछ कर्व बनता है। इसमें होता है क्या कि यहाँ तक ये क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें यूज आता है, हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका ये मेन पॉइंट हो गया, यहाँ से हम लोडिंग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाती है, ए यहाँ पे बी इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे सी होता है अपर यील्ड पॉइंट, यहाँ पे सी डैश होता है लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ पे डी हो जाता है, ये प्लास्टिक रीजन हो जाता है सी से डी, फिर आपका यहाँ पे हो जाता है ई अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एफ हो जाता है फ्रैक्चर पॉइंट, जहाँ पे आ जाके स्टील ब्रेक हो जाता है। ई से एफ को हम बोलते हैं नेकिंग रीजन, क्या बोलते हैं नेकिंग रीजन, और डी से ई वाले पोर्शन को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में मतलब क्या हुआ, इसमें स्ट्रेन तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस बहुत जंप कर जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेन बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन का क्या मतलब हुआ कि उसी लोड पे क्या हो रही है कि वो खींच रहा है, उसमें एक्सटेंशन आ रहा है, इलोंगेशन आ रहा है, बट वो वैल्यू ज़्यादा मैक्सिमम आपकी स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, हम लोग जो डिज़ाइन वगैरह करते हैं आरसीसी में वो यील्ड स्ट्रेस तक करते हैं, यहाँ पे भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके आगे परमिसिबल स्ट्रेस ले लेते हैं, इसको परमिसिबल स्ट्रेस बोलते हैं। और इसमें आगे मतलब इसका क्या करते हैं कि ये हम सेफ मान के चलते हैं कि भाई अपना एरिया ये अपनी स्टील की जो स्ट्रेंथ है वहाँ तक यूज़ करेंगे। तो आज जो हम बोल रहे हैं, जो ई की मैं लिमिट बात कर रहा था, यहाँ तक बात कर रहे थे, यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड है, जैसे ही इसके आगे एक्सीड कर जाता है ग्राफ आपका, वहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। तो हुक्स लॉ का हमने सिंपल देख लिया प्रेजेंटेशन, ये फॉर्मूला डेल्टा L = PL/A। अब हम आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।